फेडरलिज्म को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में कई प्रोविजंस बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन जितने प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन देता है उतने भी सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए फेडरल एक्सपेरिमेंट कई बार इंडिया में किए गए, जैसे इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब ये कहते हैं कि इंडिया में it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions, the real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in a country. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for the living of together. हम क्या देखते हैं इंडिया में कि जैसे पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर हम इसको किसी आधार पर हम इसे बांट नहीं सकते या किसी आधार पर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते, पहली बात क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, किसी रिलीजियस फॉर्म को लेकर हम इसको जो है गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते, किसी लैंग्वेज के बेसिस पर हम इसकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते, कम्युनिटी बेसिस पर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे बेहतरीन उपाय क्या हो सकता है? फेडरलिज्म। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर जो है यूनिटरी गवर्नमेंट काम कर सकती है इंडिया में? बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक यूनिटरी गवर्नमेंट इतने बड़े रीजन को और इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री को नहीं संभाल सकती, बराबर। एक अकेला टीचर और पूरे स्कूल को संभाले, इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं पॉसिबल है ना। एक ही टीचर है और पूरे के पूरे 500-600 बच्चे उसको पढ़ाने हैं, नहीं सर, हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल किसी आधार पर पॉसिबल नहीं है। उसी तरह इतनी वास्ट कंट्री को संभालने के लिए यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं काम कर सकती। क्या करना होगा? स्कूल को, टीचर को कई और टीचर्स अपॉइंट करने होंगे जो उसके अंडर काम करेंगे, राइट? वो कई और टीचर्स को रख लेगा, कई और ज़्यादा टीचर्स उसके यहाँ काम करेंगे। ऑफ कोर्स वो उनके रिपोर्ट्स चेक करेगा कि ये टीचर कैसा काम करता है, वो टीचर दैट ही कैन डू, दैट शी कैन डू वेरी वेल, है ना, जैसे एक प्रिंसिपल का काम होता है। लेकिन क्या वो अकेला टीचर, अकेले ही उसको बोला जाए कि तुम ही पूरे स्कूल में पढ़ाओगे? बस मैं अपने पावर्स को शेयर ही नहीं करना चाहता, मैं किसी और के साथ ये काम करना ही नहीं चाहता, तो उससे तो कभी नहीं होगा। ना वो ढंग से पढ़ा पाएगा, ना किसी चीज़ की जिम्मेदारी निभा सकता है। लेकिन अगर उसने एक डिवाइडेड पैटर्न्स में, है ना, एक पर्टिकुलर डिवाइडेड पैटर्न्स में वो काम किसी को दे दिया, ये इतने ग्रुप के लिए टीचर्स, इतने ग्रुप के लिए ये टीचर्स, अब वो टीचर्स उसको आके रिपोर्ट करेंगे। आई बात समझ में? और उन रिपोर्ट के आधार पर वो चेक करेगा कि हाँ इनके लिए ये सही रहेगा, इनके लिए ये बेहतरीन हो सकता है, और क्या हम इसके लिए कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर टीचर के पास भी वो 10 बच्चे ही है, बराबर, या 50 बच्चे हैं, दूसरे टीचर के पास 50 बच्चे, उनको पता है कि उस 50 लोगों से क्या करवाना है, उन 50 बच्चों से क्या काम करवाना है, क्या ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं। यही सेम फॉर्मूला कंट्री के लिए अप्लाई करो। आई बात समझ में? सेम फॉर्मूला कंट्री के लिए अप्लाई करो। कंट्री में क्या होता है? बहुत वास्ट रीजन है, बहुत पॉपुलेशन है, एक ही यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं काम कर सकती, तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या करेगी? फेडरलिज्म अपनाएगी। फेडरलिज्म में होता क्या है? कई तरह की लेयर्स में काम बनेगा, कई लेयर्स में काम बनेगा। अब इसमें जो है टायर्स बन गए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को काम दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को काम दे दिया, एंड लोकल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कई लोगों को जो है जैसे कि हायरार्कीज जो होती है वहाँ से काम करवाती है, वहाँ से रिपोर्ट इकट्ठा करवाती है, किस तरह से काम चल रहा है, क्या नहीं है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, मांगे क्या है, डिमांड्स क्या है, सप्लाई कितनी है, हर चीज़, और इसको पूरी करने की कोशिश करती है। अब धीरे 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 एक चेन की तरह काम चलता है, ठीक है, लोकल से स्टेट तक, स्टेट से सेंट्रल तक, कोई भी, और फिर जाकर वो, अगर वो यहीं पर रिजॉल्व करने जैसी कोई केस है तो यहीं पर रिजॉल्व हो जाएगी, बहुत आगे तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ के पर्टिकुलर एरिया में पानी नहीं आ रहा है, नल में पानी नहीं आता, तो इस बात को आप इतना जाकर लोकसभा में तो नहीं बोल सकते कि सर जी हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा पिछले 2 दिन से, इसके क्या मुद्दा, क्या करेंगे आप इसके लिए। इज़ नॉट अ नेशनल इशू एट ऑल, है ना। मुद्दा क्या है कि एरिया में पानी सप्लाई बंद है। रिजॉल्व कहाँ से हो सकता है?
ऑफ कोर्स लोकल गवर्नमेंट से हो सकता है, कहाँ जाओगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, या तो यहाँ के जो एमएलएज हैं वहाँ से कांटेक्ट करोगे फिर, है ना, या फिर यहाँ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो कि पर्टिकुलर इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, उनके यहाँ जाओगे, उनसे बात करोगे, जो भी इसके रिलेटेड हायरार्कीज है उनसे जाकर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ना कि सीधा पार्लियामेंट में जाकर। सही बात है, क्योंकि प्रॉब्लम का लेवल भी तो देखना होगा। प्रॉब्लम छोटी सी है, प्रॉब्लम छोटी सी है और रिजॉल्व होने के लिए हम लोग काफ़ी है, उसका आंसर देने के लिए यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ही काफ़ी है, उसके लिए आपको बहुत हायरार्की तक जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इश्यूज़ ऐसे हो जो हमारे से रिज़ॉल्व नहीं हो सकते, हम उसे रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ तक जाएंगे, हायर तक जाएंगे, बराबर। इसीलिए फेडरलिज्म गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम कर पाती है। ऐसे गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी यूनिटरी गवर्नमेंट से ज़्यादा होगी। काम ज़्यादा होगा कि नहीं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इश्यूज़ कम क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम क्रिएट होंगे, पीस मेंटेन रहेगा, लोगों में समझदारी से बर्ताव, है ना, ज़्यादा कोई आप देख सकते हो कि कोई उतार चढ़ाव नहीं क्रिएट दिखाई देगा आपको, लोग समझदारी से बिहेव करते हुए नज़र आएंगे, ज़्यादा डिमांड्स की नहीं होंगे किसी के, या होंगे भी तो उसे सप्लाई या फिर उसे पूरा करने की पूरी कोशिश भी की जाती है उस तरीके से। तो इस तरीके से फेडरलिज्म करता है अपना काम। ओके, इंडिया में सेम है ना। इसी तरह इंडिया में जो है फेडरलिज्म ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको एक मैप दिखाया गया है, ये मैप जो है ये पॉलिटिकल मैप है। मैंने आपको पीछे भी सिखाया था कि पहचानना कैसे है। जो मैप पॉलिटिकल मैप है यानी कि वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे मैप को पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। जो मैप नेचुरल थिंग्स जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स या इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उसे फिज़िकल मैप कहा जाता है। समझ में आया। हमारे लिए फ़िलहाल के लिए दो ही मैप्स होते हैं, फिज़िकल एंड पॉलिटिकल। अब यहाँ आपके सामने जो मैप प्रेजेंट है वो पॉलिटिकल मैप है। यहाँ हर एक आपको जो है इस तरह का स्टेट और उसकी कैपिटल दिखाई दी है। क्या दिखाया है? स्टेट और कैपिटल। यहाँ जो ये डार्क बाउंड्रीज दिखाती है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिखाती है। जो आपको इस तरह से डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किया है वो स्टेट बाउंड्रीज है, जैसे बिहार स्टेट जो है झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। आगे हिमाचल प्रदेश के लिए HP इस तरह का एब्रिविएशंस यूज़ किए गए हैं। त्रिपुरा के लिए T। कैपिटल सिटी डॉटेड फॉर्म में दिखाई गई है। नेशनल कैपिटल इस तरीके से डॉट और उसके ऊपर एक पिंक कलर का सर्कल बना दिया गया है, तो ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इतना बड़ा जो एक नेशन है उसको किस तरह से फेडरलिज्म में इंक्लूड किया जाता है, या यूनियन टेरिटरीज कहाँ कहाँ है, ये भी आप इसमें से देख सकते हो। लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात करेंगे। कल या परसों ही मैंने इसके बारे में थोड़ा सा कहा भी था। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। पहली बार ऐसी बात हुई थी। अगर हम इससे पहले का मैप देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह का इतने ज़्यादा स्टेट्स नहीं दिखाई देते। ठीक है, नए मैप में आपको ज़्यादा स्टेट्स दिखाई देते हैं। पहले जो होते थे काफ़ी बड़े प्रोविंस होते थे, जैसे उत्तर प्रदेश की जगह आपको यूनाइटेड प्रोविंस दिख जाएगा, उड़ीसा वगैरह की जगह आपको बंगाल प्रोविंस दिख जाएगा। सदर्न पार्ट में आप जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दिखते हो वहाँ एक मद्रास करके रीजन दिख जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद ये रीजन्स छोटे छोटे स्टेट्स में बट गए ताकि काम करना और आसान हो। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव बीन वैनिश्ड एंड न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। कुछ नए स्टेट्स का नाम ही मिट गया और कुछ नए स्टेट्स उसकी जगह पर ऐड हो गए। ये बात समझ में? एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। In 1947, boundaries of the several old states of India were changed into create new states. This was done to ensure that people who spoke the same language, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था, देखो कि जो लोग एक जैसी एक समान लैंग्वेज बोलते हो वो सेम स्टेट में होने चाहिए।
ओके। Some states were created not on the basis of language, बल्कि किस लिए? To recognize difference based on a culture, ethnicity and geography. कुछ इसके लिए इंट्रोड्यूस किए गए. दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक, कौन से है ये? नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. ओके. नागालैंड में बेसिकली नागा कम्युनिटी के लोग रहते हैं ज़्यादातर, और इसमें बहुत सारे जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग भी इंक्लूडेड है. नागालैंड ने अपनी तरफ से स्टेट की, पूरे स्टेट की मांग की थी कि हमें एक फुल फ्लेज स्टेट डिक्लेयर किया जाए, है ना. यहाँ पर हमने किसे, तो वहाँ के एक प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, लाल डेंगा नाम से. लाल डेंगा नाम से एक प्राइम मिनिस्टर थे. प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर क्यों बोल रही हूँ मैं. वहाँ के उस स्टेट के एक चीफ मिनिस्टर. हुआ ऐसा था कि वॉर के बाद एक वॉर हो गया. उस वॉर के बाद जो है नागालैंड में काफ़ी मात्रा में जो है ड्रॉट फैल गया, बहुत सूखा पड़ गया, है ना, बिल्कुल बारिश नहीं, कुछ नहीं. तो उस समय में ये जो व्यक्ति था जिसका नाम था लाल डेंगा, इसने लोगों को बहुत मदद की. लोगों से मतलब लोगों को पैसा या अनाज के थ्रू बहुत ज़्यादा मदद की, लोगों को ज़िंदा रखने की कोशिश की. तो कुछ साल बीतने के बाद जब वापस बारिश वगैरह हो गई, लोगों की फसल उगने लगी और पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल उछाल आने लगे और एक इलेक्शन आया. तो उस इलेक्शन में लाल डेंगा भी पार्टिसिपेट करता है, जो कि उसका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी में. तो उसे बहुत भारी मात्रा में वोट्स मिलते हैं और नागालैंड का वो उस समय चीफ मिनिस्टर बन जाता है. चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो सरकार के सामने अपनी कुछ शर्तें रखता है कि मुझे कुछ कुछ डिमांड्स चाहिए. तो उसमें से उसकी एक डिमांड थी कि नागालैंड को एक फुल फ्लेज स्टेट डिक्लेयर किया जाए, ठीक है, जो कि उस समय राजीव गांधी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे. और उन्होंने उनकी माँ जो भी उनकी डिमांड्स थी उनको पूरा करते हुए नागालैंड को फिर एक फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट का जो फुल फ्लेज स्टेट का जो एक ये है दे दिया. तो इस तरीके से जो है स्टेट्स आप देख सकते हो कि कई आधार पर बने हुए हैं, ठीक है. मैंने उस दिन शायद महाराष्ट्र गुजरात का भी एग्जाम्पल आपको बताया था कुछ समय लास्ट लेक्चर में, है ना. तो ये भी देखा गया है. इसके साथ साथ उत्तराखंड का नाम आता है, झारखंड का नाम आता है ना. तो यहाँ देखिए आप, ये रहा आपका झारखंड, बिहार से अलग होकर बना है. उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड बोलो, उत्तराखंड कहाँ है? कहाँ दिख रहा है यहाँ पर? ये रहा उत्तराखंड, ठीक है, ये है उत्तराखंड. ये यहाँ बाहर नहीं, यहाँ ये है, नाम यहाँ लिखा है, ये रीजन इधर है, ये रीजन इधर है. ओके. तो इसको जो है अलग स्टेट डिक्लेयर करा दिया. इस प्रकार कई स्टेट्स बने गए हैं. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. जब इस तरह की बात सामने आई कि हम सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर स्टेट्स को बांट रहे हैं, कि जो भाषा जो बोलेगा वो उस स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन होती है. जैसे उस दिन मैंने कहा था गुजरात में गुजराती पाए जाते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले, है ना. तमिलनाडु में तमिल नहीं बोलते बाय द वे, आंध्र प्रदेश में बोलते हैं ना, तेलुगु बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में तमिल ही बोलते हैं. और केरला में मलयालम, हम राइट, केरला में मलयालम बोलते हैं. तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? तेलुगु तमिल बोलते हैं. और एक्चुअली क्या है, नाडु का मतलब होता है बहुत सारे गांव जब मिलते हैं, और बहुत सारे गांव को मिलके जो रीजन बनता है उसे पहले ज़माने में नाडु कहते थे. नाडु, लाडू नहीं, नाडु. हाँ, तो पहले हिस्ट्री में ना बहुत सारे गांव जब मिल जाते थे तो ऐसे रीजन को नाडु कहते थे. छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में आपने पढ़ा होगा कि मतलब उनके समय की जो बुक्स है तो उसमें लिखा जाता है कि बहुत सारे गांव को मिलके परगना कहते थे ना मराठी में, परगना. उसी तरह साउथ में बहुत सारे गांव को मिलके नाडु कहते थे, तो इसी से नाम बना तमिलनाडु. ओके. हाँ, तो उस वहाँ पर बोली जाती होगी. और आंध्रा में जहाँ तक मुझे पता है तेलुगु भाषा बोली जाती है, और केरला में मलयालम बोला जाता है. तेलंगाना में भी तेलुगु ही बोला जाता है, वो उसी का पार्ट है. तेलंगाना भी पहले एक ही था.
कन्नड़ी बोली जाती है, मलयालम। ठीक है। अब देखिए, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि इस तरीके से अगर हम भाषा के ऊपर अगर स्टेट्स को डिवाइड कर देते हैं तो इससे देश में हम शायद देश को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी देश टूट सकता है, हमसे अलग हो सकता है। कई सारे स्टेट जो है अलग मांग करेंगे कि हमें अलग से देश बनाना है ना, हमें इस देश का नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसी उनके मन में एक शंका थी। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे तुरंत नहीं मान लिया कि हाँ हाँ ठीक है बना देते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट, हम मान गए। ऐसा नहीं था, वो तुरंत मानने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि ऐसा हुआ तो बहुत सारे जो हमारे आसपास के स्टेट्स हैं, यानी कि हमारे जो स्टेट है, इस प्रकार के डिमांड को क्या करेंगे, कंट्री को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। So they were not agree. लेकिन कुछ समय बाद experience has shown that the formation of linguistic state had actually made the country more united. लेकिन होता ऐसा है कि इससे लोगों की यूनिटी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी, ना कि ये लोग डिसइंटीग्रेट होते हुए दिखाई दिए। फिर आगे बात करेंगे लैंग्वेज पॉलिसी की। A second test for the Indian Federation is a language policy. आपने भी देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लैंग्वेजेस को जो है क्या कह सकते हैं कि मान लिया गया है, या फिर आधार पर मान लेते हैं कि हाँ ये लैंग्वेजेस इंक्लूड किए गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, मैंने बहुत बार ये बताया भी है आपको पहले भी, इंडिया की कोई अपनी एक राष्ट्रभाषा नहीं होती, ठीक है। हाँ जो भी होती है आपकी मातृभाषा है, वो आप कह सकते हो, लेकिन हमारे देश की ये राष्ट्रभाषा ऐसा नहीं है। वी डोंट हैव एनी लैंग्वेज, ओके, यानी कि जिसे हम कहते हैं रीजनल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कोई रीजन के लिए कोई हमारे लिए हमारी मदर टंग वो बात अलग है, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज हम नहीं कह सकते। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बात भी याद रखो, ये राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि ये व्यवसाय की दृष्टि से आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि आप बाहरी जीवन में जहाँ पर भी आपको ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ कर सकते हो। इसे हम नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है अभी तक। साथ ही साथ ये भी कहा गया है बट हिंदी इज अ मदर टंग ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, है ना, लगभग भारत देश में 40% लोग हिंदी बोलते हैं। देयरफॉर there were many safeguards to protect other languages, जैसे कि besides Hindi there are 22 other languages recognized as a scheduled languages by the constitution। जैसा हिंदी है वैसे और 22 languages को इस तरीके का दर्जा दिया हुआ है जिसे कहा जाता है scheduled languages, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है। साथ ही साथ कहा गया है अ कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, अगर वो कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम यानी कि खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप कोई एग्जाम देते हो तो आपको उस एग्जामिनेशन के लिए कोई तो ऐसी एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि मैं महाराष्ट्र के लिए एग्जाम दे लूँ लेकिन एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मान लो कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ महाराष्ट्र में चलती है, पूरी देश भर में चलती है ना, तो एटलीस्ट मेरे पास ये होना चाहिए कि मुझे मराठी लैंग्वेज का थोड़ा सा नॉलेज हो। अब थोड़ा सा यानी कितना, या तो मैंने 10th स्टैंडर्ड में मराठी का पेपर दिया हो तो वो मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे कि मुझे कितना मराठी आता है, ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने 10th बोर्ड में मराठी पास किया, ये सिंबॉलिज्म है कि मुझे मराठी आता है। या तो मैंने मराठी नहीं पढ़ा, या तो मुझे मराठी आता ही नहीं, या फिर कोई गुजरात का बच्चा है जिसको महाराष्ट्र में आकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देना है और यहाँ नौकरी करनी है, तो उस बच्चे के लिए सरकार क्राइटेरिया बनाती है। वो क्राइटेरिया ये होता है कि बच्चा ने अगर एग्ज़ाम पास कर भी लिया है ना, मान लो वो पीओ हो या फिर वो प्रोबेशनरी ऑफिसर हो या जूनियर एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम हो, तो बच्चे ने अगर बैंक का एग्ज़ाम पास कर भी लिया तो उसे एक अलग से रीजनल लैंग्वेज का पेपर देना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट ईजी, लेकिन फिर भी ये कंपलसरी है,
ओके जैसे मान लो क्योंकि बच्चा कहाँ एग्जाम दे रहा है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के लिए ज़्यादातर भाषा कौन सी बोली जाएगी, मराठी। तो कोई ऐसा ऑफिसर आपके पास आके बैठ गया जिसे ये भाषा ही बोलनी नहीं आती, तो क्या वो उनके लिए काम कर पाएगा, नहीं। तो सरकार ने इस प्रकार रूल बनाए हैं, उसको वहाँ बैठ के इस प्रकार की एग्ज़ाम देना होगी कि उसे जो है इस भाषा के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, जैसे पढ़ना जानता हो, बोलना जानता हो। एक एग्ज़ाम ली जाती है उसकी अलग से। देखो आपने नौकरी के लिए एग्ज़ाम तो पास कर ली, बराबर, आपको जो जॉब चाहिए उसकी तो एग्ज़ाम आपने पास कर ली, लेकिन इसके अलावा आप जिस रीजन के लिए काम करते हो उस रीजन बेस्ड एग्ज़ाम को भी आपको क्लियर करना होता है। आई बात समझ में? ओके तो ये लैंग्वेज के आधार पर जो है इस तरह के कई ड्यूटीज़ लगाई जाती है, बहुत सारे काम होते हैं, इस तरह के कई बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको यूपीएससी में भी अगर आप देखोगे तो आपको लैंग्वेज ऑप्शंस होते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए। आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हो, आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हो, आप मराठी में एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि यही लैंग्वेज है और आपको इसी लैंग्वेज में पेपर लिखना है। गवर्नमेंट ऐसा कभी भी नहीं कहती। गवर्नमेंट ने इस तरह के रूल्स बनाए कि ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम देना है, यू हैव मेनी ऑप्शंस। तो यहाँ पर मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जैसे मैंने अभी कहा, ज़्यादातर गवर्नमेंट क्या करती है, द टेक्स प्लेस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जो कंसर्न स्टेट है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी। आई बात समझ में? इस तरह ऑफिशियल लैंग्वेज के थ्रू वो आगे काम चलाते हैं। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading a use of Hindi. According to the constitution, the use of English for an official purpose was to stop in 1965. अब कई लोग ऐसा कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए तुझे छोड़ गए, अंग्रेज चले गए तुझे छोड़। भाई ये गलत बात नहीं है। देखो अगर वो अंग्रेजी बोलते हैं और उनको हिंदी नहीं समझ में आती तो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर अंग्रेजी बोली जाती है। बहुत सारे ऐसे देश है जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे फ्रेंच बोलने वाले बहुत है, जापानीज़ बोलने वाले बहुत है, चाइनीज़ बोलने वाले बहुत है, स्पेनिश बोलने वाले बहुत है। तो इसका मतलब ये है क्या कि वो स्पेनिश में ही बात करते, क्या उन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखी? सीखते हैं ना। तो इंडिया में बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि हिंदी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए और ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम पर इंग्लिश को स्टॉप कर दीजिए। ये 1965 में किसी ने कहा। लेकिन बहुत सारे नॉन हिंदी लोग जो है, जैसे कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, ज़्यादातर साउथ में हिंदी बहुत लोगों को नहीं आती है। ये लोग कंसर्न हो गए कि ऐसे कैसे, हम इंग्लिश बोल लेते लेकिन हिंदी नहीं। एंड देन इन लोगों की बात को मानते हुए इन तमिलनाडु एक मोमेंट चलता है, द मोमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। और ऐसा वैसा भी नहीं, ये मोमेंट काफ़ी वायलेंट हो जाता है और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को एग्री कर जाते हैं कि दे विल कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हिंदी भी यूज़ करो, इंग्लिश भी यूज़ करो, लड़ो मत। इस तरह से उन्होंने इस मोमेंट को रुका दिया। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट द सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि हाँ ये ऐसा समस्या का हल थोड़ी होता है, इंडिया में रहते हुए अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को आपने खुली आज़ादी दे दी है ना। लेकिन ऐसा नहीं था। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज भी आपको सरकार ने हिंदी, मराठी या कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ने के लिए बंधनकारक बनाए रखा है ना। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो बस हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज के थ्रू जाना ही पड़ता है। आप हिंदी पढ़ो, मराठी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, कुछ ना कुछ तो है ही उसमें। इस तरह से गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी एजुकेशन से ही अप्लाई कर दी है ताकि सेकेंडरी के साथ साथ ही बच्चे ये पढ़ना स्टार्ट करें। ये देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। The flexibility shown by Indian political leaders help our country avoid the kind of situation the Sri Lanka finds itself in. अब देखो, समय रहते हुए इन्होंने समझदारी से निर्णय लिया जिसके कारण और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं बढ़े और भाषाओं को अपना अपना अस्तित्व मिला। ठीक है, अब बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस की। अब देखिए सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में क्या कहा गया है। ये कहते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में देखा गया है कि वन और मोर
वे ऑफ फेडरलिज्म है जहाँ पर हम इसे स्ट्रेंथ दे सकते हैं या मजबूती दे सकते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर द शेयरिंग ऑफ पावर, ओके, वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, जिसमें रूलिंग पार्टीज जो होती है, लीडर्स और उनकी अरेंजमेंट्स किस तरह से फॉलो की जाती हैं। कई बार आप देखते हो कि एक ही पार्टी लंबे समय तक सेंटर में भी काम करती है और स्टेट्स में भी काम करती है, ऐसा होता है ना। पार्टी का मतलब है द पॉलिटिकल पार्टी। कई बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी या फिर सेम पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर के लिए काम करती है, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है, सेम वर्क्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। कई बार इसके उल्टा भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग गवर्नमेंट होती है, यानी अलग पार्टी की गवर्नमेंट होती है, और स्टेट में अलग पार्टी की गवर्नमेंट होती है ना। लेकिन इनका कहना है दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज their राइट्स एज एन ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स as and when the ruling party at the state level was different. Parties that rule at the center tried to be undermine the power of the states. In those days, central government would often misuse the constitution to dismiss the state government. अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि स्टेट में अलग पार्टी है और सेंट्रल में एक अलग पार्टी है, तो कई बार ऐसा किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को डोमिनेंट पार्टी मानती है या फिर उसकी हकदारी ज़्यादा है। ऑफ कोर्स उसे एक बॉस वाली फीलिंग होती है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर इस केस में क्या होता है कि सेंट्रल पार्टी कई बार स्टेट पार्टी को इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं मानती या ऑटोनोमस तरीके से आज़ादी से पूरा काम करने की, ऑटोनोमस तरीके से काम करने की पूरी आज़ादी नहीं देती। और अगर इसके उल्टा है, जैसे सेंट्रल में भी सेम पार्टी है और स्टेट में भी सेम पार्टी है, इस केस में दोनों ही यानी कि सेंट्रल की तरफ से स्टेट को पूरा सपोर्ट मिलता है। जैसे सपोर्ट में क्या मिळता है, जैसे मैं बता दूं कि फंड रेज करना, म्हणजे स्टेटला पैसे पाहिजेत काही कामासाठी। आता स्टेटची अशी डिमांड आहे, कोणत्या स्टेटने जाऊन सांगितलं पार्लमेंटमध्ये की आम्हाला डॅम बांधायचा आणि आम्हाला फंड पाहिजे एवढं एवढं, तर लगेच रिलीज करणार का, कारण की सेम पार्टी है। होता क्या, डैम बंदवाना है, स्टेट में डैम बंदेगा, ठीक है, किसकी सरकार में बना, तो चलो मानो एक ही सरकार में बना, ठीक है। अब एक ही सरकार स्टेट में भी है, एक ही सरकार सेंट्रल में भी है, बराबर। हम उसका नाम, किसी का कोई पार्टी का नाम नहीं लेंगे, हम हमारा ABC से काम चलाते। हाँ, नको तुम लोग हंसते। तो एक ही पार्टी ने डैम बनवाया, बराबर। नाउ एक ही पार्टी के पास एक रीज़न बन गया वोट्स बटोरने का कि हमने आपके लिए डैम बनवाया, हमने आपके लिए ये काम किया, हमने आपके लिए वो काम किया। लेकिन मान लो कि सेंट्रल में एक ही पार्टी है और स्टेट में B की पार्टी है, लेकिन B की पार्टी बोल रही है हमको फंड दो, हमको फंड दो, हमको डैम बनवाना है, हमको डैम बनवाना है। फिर भी एक ही पार्टी वेट करती है कि मैंने इनको पैसा दे दिया तो इनके B के पार्टी के रूलिंग में जो है डैम बन जाएगा, और हो सकता है कि फिर इनकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लोग इनको ट्रस्ट मानने लगेंगे और फिर इन्हें वोट आसानी से मिल जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्राई करते कि वो फंड एक्यूमुलेट रखे, जल्द से जल्द रिलीज़ ना करे फंड्स को, ज़्यादा पॉलिसीज़ रिलीज़ नहीं करते, अलग गवर्नमेंट होगी तो, है ना, जिससे कि क्या होगा, क्योंकि अलग गवर्नमेंट है, लोग उनके ऊपर ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे। ओके, इसीलिए अगर सेम पार्टी से रहते हैं तो ज़्यादा फंड एक्यूमुलेट करना या जल्दी जल्दी जो काम रिजॉल्व हो जाते हैं, ये सारी दिक्कतें या फिर ये सारे टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, विच इज़ नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल। कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की बात लिखी हुई नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ होती है। कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि हर किसी के लिए सेम है हर चीज़, एवरीथिंग इज इक्वल फॉर एवरीवन। ओके, वट एवर द पार्टी A डज विद पार्टी B, सेम पार्टी अगर A पार्टी स्टेट में भी है, A पार्टी सेंट्रल में भी है, बोथ थिंग्स के लिए, बोथ पार्टीज, इसमें से कोई भी हो, सेंट्रल को तो सेम व्यवहार रखना है। लेकिन ऐसा कई बार प्रैक्टिकली नहीं देखा जाता। ओके, ये हमें इसमें कहा गया है।
अब all this changed significantly after 1990. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. जैसे बहुत सारी पार्टीज बनने लगी, रीजनल पार्टीज बेसिकली। रीजनल पार्टीज का काम क्या होता है, उस पर्टिकुलर रीजन के तक ही वो सीमित होती है, लिमिटेड काम करती है, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जाम्पल एनसीपी, NCP works for particular regions like Maharashtra, Nationalist Congress Party, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बराबर। NCP किसके लिए काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। अब वो कर्नाटक के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, गुजरात के लिए, उड़ीसा के लिए, बंगाल के लिए नहीं काम करेगी, है ना। लेकिन ये पार्टी कैसी थी, ये पहले पार्टी कांग्रेस का ही हिस्सा थी। बाद में शरद चंद्र जी पवार इन्होंने अपनी अलग पार्टी एस्टैब्लिश की और इसे एनसीपी का नाम दिया। ये सारी बातें 1990 के समय में ऐसी बहुत सारी अलग अलग रीजनल पार्टीज़ बनी है, ओके, जिसमें से फॉर एग्जांपल मैंने एक एनसीपी का एग्जांपल दे दिया। इसी तरह से कई बार जब एक गवर्नमेंट कमज़ोर होती है तो उसे स्ट्रेंथफुल बनाने के लिए, पावर देने के लिए एक गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ता है या किसी से सहारा लेना पड़ता है, जिसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। महाराष्ट्रामध्ये त्याला युती सरकार असं म्हणतात, ओके। इसमें होता क्या है कि दो गवर्नमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट नहीं कहेंगे हम, दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में आकर एक गवर्नमेंट या फिर अपने पूरे सीट बनाने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में इकट्ठे आ गए तो अपने अपने पार्टी से रिलेशंस खत्म हो गए, नहीं। एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, आई बात समझ में। लेकिन पार्टी ए के पास, पार्टी ए को 10 सीट्स की ज़रूरत है जीत के आने के लिए, लेकिन पार्टी ए सिर्फ 6 सीटों से जीत कर आई। अब उसे जीत कहेंगे क्या, नहीं, लेकिन पार्टी ए ने अपनी 6 सीटें जमा ली है। सीट समझते हो ना, सीट का मतलब है पार्लियामेंट में उतने लोग जीत कर आ गए तुम्हारे, उसे सीट के नाम से गिनाया हमने, यानी तुम्हारे 6 रिप्रेजेंटेटिव, 6 सीट्स आ गई। दूसरी तरफ पार्टी बी है, पार्टी बी को सिर्फ और सिर्फ 5 ही सीटें मिली है। अब पार्टी ए को अपनी मेजॉरिटी बनाने के लिए 10 सीटें चाहिए। इसके बिना पार्टी अपनी मेजॉरिटी नहीं बना सकती और बिना मेजॉरिटी के अपना गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं होता या फिर गवर्नेंस नहीं बन पाएगा। ऐसे समय में पार्टी ए क्या करेगी, पार्टी बी के पास हाथ फैलाएगी इस बात को लेकर, पार्टी ए के पास अपनी 10 सीटें लेकर उसे गवर्नमेंट बनानी है, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें बनी हैं, ठीक है। दूसरी तरफ पार्टी बी है जिसकी 5 सीटें जीत कर आई है, लेकिन फिर भी अगर हम अभी भी देखेंगे तो ना पार्टी ए के पास मेजॉरिटी है ना पार्टी बी के पास मेजॉरिटी है। तो क्या ऐसे समय में हम री इलेक्शंस लेंगे? ऑफ कोर्स नहीं, री इलेक्शन इतना आसान नहीं होता, इट कॉस्ट वेरी मच, हर चीज़ का कॉस्ट लगता है, ठीक है। अब इसमें एक सोल्यूशन होता है, कोई भी पार्टी अपने आप को ऐसे पीछे हटकर ये नहीं मान लेती कि हाँ मैं हार गया, अब मैं नहीं आऊँगा, नहीं। वो पार्टी क्या करती है, वो पार्टी जाती है, मान लो कि जैसे पार्टी ए है, वो पार्टी बी के पास जाएगी और डिमांड करेगी कि मुझे आपके कुछ सीट्स दे दो, हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, ओके। तो पार्टी ए एंड पार्टी बी ये दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। पार्टी ए के पास कितने सीट्स कम थे, 4, तो बी के पास से उसे 4 सीटें मिल जाएगी अगर बी इस बात से एग्री करता है तब, ओके। अब अगर पार्टी बी ने एग्री कर लिया कि यस आई एम ओके, तो उसकी तरफ से 4 सीट से मिल जाएगी और अब इसके पास 10 सीटें हैं जिससे कि इसकी मेजॉरिटी साबित हो गई। एंड देन दे फॉर्म द गवर्नमेंट, जिसे कहा जाता है कोalition गवर्नमेंट। आई बात समझ में? अब इसमें भी एक ये है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा 2 ही पार्टी हो, पार्टी 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टी ए, वही एग्जाम्पल लेते हैं, पार्टी ए के पास 6 सीटें हैं, लेकिन इस बार हमारी पार्टी की बी के पास सिर्फ 2 ही सीटें हैं, और हमारी एक और पार्टी है पार्टी सी जिसके पास 4 सीटें जीत कर आई है, बराबर।
अगर हम पार्टीज़ की सीट्स की टोटल करेंगे तो पार्टी ए के पास 6 सीटें, पार्टी बी के पास 2 सीटें और पार्टी सी के पास 4 सीट्स, यानी कि कितने हो गए 12 सीट्स बराबर। हमें ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ 10 की है, लेकिन पार्टी ए और पार्टी बी ये दोनों ने आपस में पहले ही तय कर लिया है कि हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे, लेकिन दोनों के मिलकर भी अभी भी 8 ही सीट बनते हैं। इसीलिए दोनों को मिलकर सी के पास जाना पड़ा और डिमांड करनी पड़ेगी हमें आपसे कुछ सीट्स चाहिए, ओके। और पार्टी ए पार्टी बी अब सी से कुछ सीट्स डिमांड करेंगी, वो कितनी होगी, सिर्फ 2 सीटें, ओके। जब इसकी मेजॉरिटी कंप्लीट हो जाएगी और इस प्रकार पार्टी ए बी सी तीनों गवर्नमेंट में आ जाएगी। दिस इज अ कोalition गवर्नमेंट। अब पार्टी बी और सी को इससे क्या मिला, सवाल तो है ही। कोई भी पार्टी आने से पहले ये पूछेगी ना मुझे क्या मिला, मैं क्यों आऊँ, मेरे सीट्स क्यों दूँ, वाई। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे इतने लोग जो चुनकर आए हैं, अगर उनको कोई पार्टी के साथ कोalition गवर्नमेंट बनने का मौका नहीं मिला तो क्या होगा, वो चुनकर आकर भी उनका कोई फ़ायदा है नहीं, वो बैठ जाएंगे वैसे ही। अगली 5 साल बाद उनको मौका मिलेगा रीअटेम्प्ट करने का, बराबर। इसमें करते क्या है, जो पार्टी ए है जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, है ना, मैं सिर्फ स्टेट के लिए बता रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग फॉर द सेंट्रल लेवल राइट नाउ, स्टेट की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। जो पार्टी ए है जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि उसकी ज़्यादा सीटें हैं, चीफ मिनिस्टर उसके पार्टी का बनेगा, ओके। चीफ मिनिस्टर उसके पार्टी का बनेगा। जो दूसरी 2 पार्टीज़ हैं उनके जो लोग हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर या तो फिर जो क्या होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर के बाद डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने का चांस दिया जाता है। अगर वहाँ पर भी मौका नहीं है तो उन्हें कैबिनेट जो है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो पोस्ट है उन लोगों को मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स नोबडी इज़ गोइंग टू मिस द पोस्ट, किसी को भी ये नहीं लगता कि वो कैबिनेट की पोस्ट को मिस कर देंगे। तो इसमें भी जो ऐसा होता है ना कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत ऊपर की लेवल पर माने जाते हैं, है ना। जैसे मान लो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है विच इज़ वेरी हाई डिमांडिंग डिपार्टमेंट। तो उसके बाद जो है और छोटे मोटे डिपार्टमेंट जो होता है जैसे मानव समाज कल्याण, महिला विभाग, अन्न पुरवठा, उससे थोड़े कम लेवल पर वो अलग अलग हायरार्की में दे देते हैं। जिसके ज़्यादा लोग जितने होंगे, जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग उसके कह सकते कि उसके पास है उतनी पावर, वो इतने लोगों का लीडर बन सकता है, उतनी उससे ज़्यादा पोस्ट दे दी जाती है। सबको कोalition गवर्नमेंट समझ में आया? कोalition गवर्नमेंट कैसे काम, एसएससी आप लोगों को भी है, ये आपका भी है। कोalition गवर्नमेंट का टॉपिक सभी को है, ठीक है। सभी को समझ में आया ये बात? डन। अब इसका मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। ये आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है ना, जिसे हम देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं, वो बीजेपी के हैं, बराबर। लेकिन हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कहाँ से? शिवसेना से है, बराबर। और एक मज़ेदार बात तो ये है कि हमारे 2 डिप्यूटी मिनिस्टर्स है ना, हमारे 2 डिप्यूटी मिनिस्टर्स है। एक स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या पत्नी सुनेत्राताई पवार आणि एक आपले ह्यांचं नाव काय, एकनाथ शिंदेजी, अलग अलग शामिल, चीफ मिनिस्टर एक और 2 डिप्यूटी मिनिस्टर्स हैं हमारे। तो इस तरीके से ये तीनों मिनिस्टर्स क्यों है? क्योंकि 3 अलग अलग पार्टीज से कंबाइन होकर बने हैं। ये आई बात समझ में? 3 अलग अलग पार्टीज का कोalition गवर्नमेंट फिलहाल है। इसमें मुसीबत वाली बात कोई नहीं होती, लेकिन सिर्फ इतना ही दिक्कत है कि किसी भी दिन अगर कोई भी पार्टी ये कह देती है कि मुझे आपके साथ आगे काम नहीं करना, मैं चला अपनी सीटें लेकर, तो उसी क्षण आपकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, ओके। अगर गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, अगले 7 दिनों में आपको मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है,
अगर आपने 7 दिनों में मेजॉरिटी प्रूफ नहीं की तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल्स लगा देते हैं, स्टेट रूल्स हट जाएंगे और प्रेसिडेंशियल रूल्स के साथ काम होगा, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं। सीधा पावर किसकी रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट किसके लिए काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। प्रेसिडेंट को चुनता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो लोग प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करते हैं ना, वो दूसरे चुनाव में वोट नहीं करते, यानी कि वो इंटरनल चुनाव होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते। दोज आर इनडायरेक्ट वोटिंग प्रोसेस होती है वो एमपीज़ की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की। ओके 9 लोग होते हैं ऐसे, 9 या 11, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। उनके लिए ही चुनाव रखे जाता है वो सिर्फ। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहाँ से, और सारे पार्टी से होता है। अपोजिशन में बैठने के लिए भी तो आपके पास वोट चाहिए उतने, वरना अपोजिशन में भी नहीं बैठ सकते आप। टोटल वोट के 25% वोट चाहिए आपके पास अपोजिशन में बैठने के लिए, वरना अपोजिशन पार्टी भी नहीं बनती। ओके चलिए आगे बढ़े फिर। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजॉरिटी इन Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center. अगर मान लो कि उन्हें किसी पार्टी की इतनी मेजॉरिटी नहीं मिली तो वो रीजनल पार्टीज का भी सहारा लेते हैं। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल समझ में आया? अभी लाइव है ये एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, ये तुरंत अभी सरकार ऐसी ही है हमारी, अभी के समय में भी लाइव एग्जाम्पल है। आगे बात करेंगे। हाँ एसएससी का लेते हैं। ये इमेज देख लो, चलते आगे। देखो पावर ऑफ द स्टेट्स, कितनी पावर है। पेरल्स ऑफ रनिंग अ कोalition गवर्नमेंट, केरला, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, सब लाइन में लगे हुए। यहाँ पर क्या है देखिए, कोalition गवर्नमेंट। देखा कोalition गवर्नमेंट के कब्जे में सब है। मिनिस्टर्स कहाँ कहाँ भरे हुए दिख रहा है, कैसी गवर्नमेंट बनी हुई है। ऐसे इमेजेस एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई एमसीक्यूज में, ये याद रखो। क्या ये क्या बता रही है? ये कोalition गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। एसएससी का ले, यहाँ से आगे इधर भी लगा दो।